नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नेशनल वॉइस पर। द डिबेट। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में आज का सूरज कई पॉलिटिकल पार्टियों के लिए डिजास्टर और कई के लिए सूर्योदय हो गया। उत्तर प्रदेश की फिजा बदल चुकी है। केसरिया रंग से उत्तर प्रदेश रंग चुका है। लाल और हरा यूपी से गायब, नीले को कोई पूछ नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल सुनामी आ गई है, और ऐसी सुनामी जिसको बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके बावजूद ये सुनामी आई है। उत्तर प्रदेश में मोदी लहर बहुत प्रचंड 2014 से भी ज़्यादा आई, और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला है नरेंद्र मोदी को। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, इतनी बड़ी तादाद में जो बहुमत मिला, पहली बार इतने बड़े बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। अब सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। ताज़ा अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो तब तक काम करते रहेंगे जब तक नई सरकार टेक ओवर नहीं ले लेगी। तो टेक ओवर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 15 तारीख के पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल अब, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है, और किसके हाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता लगने वाली है? बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव कौन होगा? और तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा? और उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन में किन किन समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा? और इतना बड़ा मैंडेट, इतना बम्पर मेजॉरिटी कैसे मिली? वजह क्या थी? रिएक्शंस क्या थे? नेशनल वॉइस ने सबसे पहले जब 9 मार्च को रात में 8:50 पर ये डेटा रिलीज किया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 285 ± 18 सीट्स मिलने जा रही हैं, उस वक्त लोगों ने यकीन नहीं किया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिली। बीएसपी लगभग साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी चौथाई से भी कम बची है। कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं बचा है, सिर्फ 7 सीटें बची हैं, वो भी इज्जत बचाने भर के लिए, जो व्यक्तिगत लोग जीत कर आए। कांग्रेस का उसमें कोई योगदान पंजे का नहीं है, वो अपने नाम से जीत कर लोग आए हैं, सिंबल भले ही पंजा रहा हो। बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के पास कुछ बचा नहीं। अजीत सिंह सिर्फ 2 सीट पाए। अब आगे वो कैसे राजनीति करेंगे, उनकी तो राजनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव ने परिदृश्य चुनावी बदल दिया है। यूपी की फिजा बदल चुकी है, यूपी की दिशा बदल चुकी है, यूपी की दशा बदल चुकी है। अब कोई काम नहीं बोल रहा उत्तर प्रदेश में, अब सिर्फ नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, और मोदी जी ही यहाँ पर बोलेंगे। डबल इंजन का कंसेप्ट उत्तर प्रदेश की जनता ने ओके कर दिया। नोटबंदी को ताली बजा बजा कर लोगों ने थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ बहुमत दे दिया है। तो अब बड़ा सवाल इस बात का है कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग सरकार में शामिल होंगे? मंत्री कौन कौन बनाए जाएंगे? यूपी में मुख्य सचिव कौन होगा? यूपी का डीजीपी कौन होगा? और इतने प्रचंड बहुमत के मिलने की वजह क्या है? इन सब सारी चीज़ों पर एनालिसिस होगा। अगले 2 घंटे तक लगातार हम इस डिबेट पर मौजूद रहेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस रिजल्ट के मायने क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और यूपी में जाने माने पत्रकार रहे सलभ मणि त्रिपाठी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे आज डुअल समीक्षा कराएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता की भी और एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी इनका आकलन क्या था। हालांकि अब चूंकि बीजेपी का पक्ष पहले रखेंगे, लिहाजा पत्रकार वाला थोड़ा बाद में रखेंगे। मोहम्मद अब्बास, उत्तर प्रदेश में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री, चूँकि इनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, ये यहीं स्टूडियो में बैठे बैठे पूर्व हो गए और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ असीम वकार मौजूद हैं, AIMIM के प्रवक्ता, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कभी हिस्सा भी थे, लेकिन आजकल AIMIM में हैं, और लंबे समय तक इन्होंने पूर्वांचल और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में काफ़ी दौरा किया था अपनी पार्टी का। और यूपी के बहुत ही मशहूर जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हेमंत तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत आज कुछ बहुत सीरियस भी हैं, रीजन इनसे पूछेंगे कि आखिर इतने गंभीर क्यों हैं, इनके चेहरे की मुस्कुराहट क्यों कम है, सब चीज़ें पर इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सलभ जी, बहुत बहुत बधाई। इतने बम्पर मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी का आना, ये अपने आप में बताता है कि 1991 के बाद में आपको 281 मिली थी, वो भी तब जब राम लहर थी। इस बार मोदी लहर ऐसी आई कि 325 सीट। तो क्या उम्मीद की थी क्या कुछ आपने इस तरह की तो नहीं हो रही होगी? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता को नमन करना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि बहुत बड़ा जनादेश दिया है, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि हमारे लिए बहुत बड़ा दायित्व है, हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
जहां तक उम्मीद की बात है तो कल आप ही के स्टूडियो में बैठकर मैंने ये कहा था कि अब की बार 300 पार। जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था कार्यकर्ताओं में हमारे, जिस तरह मोदी जी का मैजिक चल रहा था, जहां पे जाते थे रैलियों में, आप देखिए, आप एक पत्रकार की हैसियत से भी मैं आपको बताऊंगा कि रैलियों में उनके जिस तरह खुद भीड़ आती थी, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था कि इस भीड़ को कैसे मैनेजमेंट करें, उस भीड़ को कैसे क्राउड मैनेजमेंट कैसे करें। जिस तरह हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ के स्तर पर लड़ रहा था, उसको लगता था कि बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। जिस तरह अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे जो रणनीति तैयार की, एक जो पूरी स्ट्रेटजी बनाई कि ये चुनाव कैसे लड़ना है, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नरेंद्र मोदी जी के मैजिक को और अमित शाह जी की रणनीति को जाता है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक परिवर्तन का मन बनाया था। 14 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी का भी था और 14 साल का वनवास मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का भी था। और अब उत्तर प्रदेश में वनवास खत्म हो गया है। ना मिले तो वनवास है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, जो ये आपके सामने जनादेश आया, ये क्या इंगित कर रहा है? एकदम बिल्कुल सफाया हो गया है। विपक्ष में खड़े होने का नैतिक हक भी नहीं दिया है जनता ने इन दोनों दलों को, जिन दलों ने हमारी पार्टी के खिलाफ एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की। जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला लिया, क्या कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, क्या कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह का फैसला ले सकता है चुनाव से पहले? अगर जरा भी सियासी नफे नुकसान के बारे में आदरणीय मोदी जी ने सोचा होता तो कभी नोटबंदी नहीं करते। लेकिन इस देश को आगे ले जाने का फैसला था और इस फैसले के साथ देश के लोग खड़े हुए, लोग कतारों में खड़े थे, लेकिन कहते थे नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया है। ऐसे वक्त में कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने किस तरह का एक वातावरण, एक भ्रम फैलाने की कोशिश की। ये क्यों लोग कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण के आधार पर आपने को इतना बड़ा मैंडेट मिला? आप देखिए, ध्रुवीकरण की जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहता हूं कि जिन इलाकों में अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत ज्यादा हैं, उन सीटों का आंकड़ा आप देख लीजिए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। और हम तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ध्रुवीकरण कहीं है ही नहीं। काम देखा लोगों ने देखा कि कैसे मोदी जी की सरकार में जब यमन में लोग फंसे थे तो हमारे एक मंत्री वहां पर गए और उनको रेस्क्यू करा के ले आए। लोगों ने यह भी देखा कि हज का कोटा बढ़ाने की जब बात आई तो मोदी जी की सरकार ने उस पर काम किया है। और आप उठाकर देख लीजिए, एक भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश यहां पर की गई। ध्रुवीकरण हुआ, ध्रुवीकरण लोगों ने किया, लेकिन किसने किया? बहुजन समाज पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। एक डर पैदा करने की कोशिश की कि हमको वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी। तो लोगों ने कहा, लो, भाजपा का इतना खौफ पैदा करते हो, लो भाजपा को ला देते हैं। और ये जो जनादेश है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत महान है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ब्रजेश जी इसी तरह का जनादेश दिया था, तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। और ये जो जनादेश आया है, ये उत्तर प्रदेश को रामराज की तरफ ले जाए। ऑलराइट, मोहम्मद अब्बास, आपकी गलत नीतियाँ, आपके सरकार का गलत काम, आपके अपनी तौर तरीके और माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादा फोकस करना, इस सब का रिएक्शन हो गया। आपके घर परिवार का झगड़ा, ये सब आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए पर्याप्त था। तो अगर आपका ये हश्र हुआ तो क्या गलत हुआ? देखिए, जब कोई जंग होती है या कोई लड़ाई होती है, चुनाव होता है, तो निसंदेह कितना ज्ञानी, महान ज्ञानी पंडित हो, हारने वाला रावण हो जाता है और जीतने वाले राम का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो ये तो परंपरा है देश की। तो अब सारी खूबियां कि नोटबंदी इतना बढ़िया था, मैं इस डिबेट में, इस बहस में नहीं जाना चाहता कि नोटबंदी में जो मोदी जी ने इतने सारे फार्मूले बताए थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक भी काम उसमें नहीं हुआ। लेकिन जनता ने उसका विरोध नहीं करा, तो मैं उस पर बहस में नहीं जा सकता, वो फालतू की बात होगी। कोई ऐसा 73 सांसदों में कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने लगातार काम किए, सारी काम की, लेकिन जनता को शायद और काम वाले चाहिए थे, बुलेट ट्रेन चाहिए थी, और बड़े एक्सप्रेस वे चाहिए थे। तो अब अगर इन्होंने वादा किया है, भाजपा शासित राज्यों में 1.5 करोड़ किसान जो आत्महत्याएं लगातार कर रहे हैं, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं, थोड़ा कुछ डेटा एनालिसिस भी कर लेते हैं। 2012-2017 का जो डेटा है उसको हम आपको 3D तकनीक के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि किसके पास क्या था। राहुल गांधी को 19 सीटों, यानी कांग्रेस को 19 सीटों का नुकसान देखने को मिला था। आप देख रहे होंगे मेज के नीचे, यानी बहुत छोटे से रह गए हैं राहुल गांधी। 19 सीटों का नुकसान उनको हो गया है। इस बार उनके हाथ सिर्फ 7 सीटें लगी हैं। बहुत मेजर शॉक है कांग्रेस के लिए। तो इनको अभी हटाते हैं, दूसरे के लाइए। मायावती आ गई हैं, इनको पास 19 सीटें हैं। 19 सीटों में नहीं, 61 सीट्स का नुकसान मायावती को हुआ है। ये अपने आप में नुकसान करने के लिए पर्याप्त है। और आप देख सकते हैं कि 19 सीटें सिर्फ मायावती को मिली हैं, सिर्फ 61 सीटों का नुकसान है। इनको भी हटाया जाए। अब मोदी जी को, अखिलेश यादव को लाइए, 47 सीट्स सिर्फ आ पाई हैं। नुकसान इतना बम्पर है, 177। हेमंत जी आप नोट रखना,
177 सीट्स का नुकसान, सिर्फ 47 सीट्स अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को मिली हैं। बहुत बम्पर नुकसान हुआ है। और अगर साथ इनके नए दोस्त मोदी जी की भाषा में नए यार की सीट भी जोड़ दी जाए तो सिर्फ 54 सीटें, इनके पास 54 सीट्स आई हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाए 325 सीट 325, और इसमें बढ़त मिली है 278 सीट की। 278 सीटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आप टेबल के नीचे देख सकते हैं कि बम्पर मेजॉरिटी किसको कहते हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि बम्पर मेजॉरिटी कितनी बड़ी हो सकती है। ये इस चीज़ का उदाहरण है कि किस प्रकार से 44 सीट में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 15% का सिर्फ वोट शेयर था, वो वोट शेयर बढ़कर अब हो गया है 42%, 42%। इतने बड़े वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में काबिज होना ये बताने के लिए पर्याप्त है कि यूपी में दरअसल मोदी की सुनामी चल रही थी, जिसको पकड़ने में लोग कामयाब नहीं हुए। पॉलिटिकल पंडित, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, बड़े बड़े पत्रकार सब सोचते रह गए, और जनता ने क्या तय किया हुआ था ये उनको बता दिया। एक चीज़ तय थी कि किसी भी कीमत पर जनता समाजवादी पार्टी और उनके नए गठबंधन दोस्त, नए यार राहुल गांधी को सत्ता के आसपास भी नहीं देखना चाहती थी। ये इंश्योर कर लिया था जनता ने, लेकिन लोग पकड़ने में इसको नाकामयाब रहे। AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या जनता ने ये बात तय कर ली थी कि इनको सत्ता नहीं देंगे किसी भी कीमत पे? अभी आपने एक अल्फाज बोला था अब्बास साहब से कि माइनॉरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। मैं अब्बास साहब से भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने अगर पिछले 3 साल की स्पीचेस में एक भी इंटरव्यू में अगर किसी मुसलमान का या किसी मुसलमान की बात की हो या मुसलमान का नाम लिया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो दूसरी राह पे चल रहे थे। उनको मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है कि वो अपना विजन ही क्लियर नहीं कर पाए। ना वो माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे थे, ना वो मेजॉरिटी के लिए काम कर रहे थे, ना वो अपने लिए काम कर रहे थे। उनको यही नहीं पता था कि सियासत हो कैसे रही है। वो अपने आसपास के 4, 8, 10 लोगों का झुंड बनाकर, जो उनको लोग घेरे हुए थे, उनकी बात सुनकर भाषण देते थे। कमरे में जो अच्छा लग गया मजाक में, उसको जाकर मंच पे बोल दिया गया। इस तरह की बिना रणनीति की लड़ाई लड़ रहे थे। और मैं समझता हूँ जनता ने मन बना रखा था कि वो समाजवादी पार्टी जिसके लोग 2012 से पहले सड़क के ऊपर ऐसे ही घुमा करते थे, जिनकी जेबों में 500 रुपए नहीं हुआ करते थे, वो इतने बम्पर तरीके से अमीर हो गए। ऑडी और BMW और मर्सिडीज से चलने लगे। तो मैंने तो कहा लोगों से कि साहब अगर इतनी ही ईमानदार सरकार चल रही है तो ये जो BMW और ऑडी आई है इसका कारोबार का सोर्स बता दो। कोई नहीं बता पा रहा था। लोग अंधे नहीं हैं। आज की जो आवाम है बहुत जागरूक है। जो यंगस्टर्स आया है, जो पहली बार और दूसरी बार वोट दे रहा था, उसको पर लोग पता कह रहे हैं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के मकसद से आए थे और आपने अपना मकसद पूरा कर लिया। सर सिर्फ 36 सीट पे हम लड़े। हाँ, 36 पर तो इनको डेंट मारा। सुनिए, और हमारी 36 सीट पे जो वोट हैं उसमें से 3-4 सीट छोड़ दीजिए, बाकी जो 32 सीट के वोट हैं वो आप समाजवादी में जोड़ दीजिए, देखिए जीतते हैं ये। हमारे वोट बहुजन में भी जोड़ दीजिए, देखिए फिर भी नहीं जीत रहे हैं ये। दूसरी बात, सवाल मैंने लोगों से पूछा कि आपने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में आए इनको फायदा पहुंचाने के लिए और हम बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो मैंने पलट कर सवाल किया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में पिछले 17 साल से सरकार है, तो वहां पर कौन बीजेपी का एजेंट है कि जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार को आप हटा नहीं पा रहे हैं? महाराष्ट्र में कौन बीजेपी का एजेंट है? आपके बिहार में 15 साल तक नीतीश कुमार राज करते रहे बीजेपी के साथ, तो बिहार में कौन एजेंट है? और सबसे अहम सवाल कि बिहार का भी जो 2016 का चुनाव हुआ था उसमें भी लोगों ने बीजेपी का एजेंट एक पार्टी को कहा था और कहा था साहब ये समाजवादी वाले तो बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए, जनता अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से जो राजनेता होते हैं ये तय कर देते हैं, ये बीजेपी के एजेंट, ये मेरे साथ। दूसरी बात आपको एक अहम बताऊं, अभी 3 दिन पहले सरकार रिजल्ट नहीं आया था, जल्दी फिनिश कीजिए जी। रिजल्ट नहीं आया था, आपके चैनल पर समाजवादी पार्टी के MLC प्रवक्ता उदयवीर जी बैठे थे। ये वही समाजवादी पार्टी है जो हमको एजेंट कहती थी, और आप ही के चैनल पर लाइव डिबेट में स्वीकार करे गए थे कि MIM आसिम साहब, अगर आपकी MIM की कुछ शर्तें हैं तो हम मानने को तैयार हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपका साथ चाहते हैं। आपके चैनल पे बोल के गए। बिल्कुल ठीक है, बोल कर गए थे। तो अगर उनको इतना ही यकीन था हमारे पर कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, तो हमारा समर्थन क्यों मांग रहे थे? हमारे साथ आने की बात कर रहे थे कि नहीं हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे। ऑल राइट, मैं आता हूं हेमंत जी। एक बड़ा सवाल आपसे करेंगे और उसके बाद उसमें कुछ और भी सवाल निहित हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड बहुमत की सरकार को लेकर आपकी समीक्षा, और उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अब्बास की सरकार की इस तरह से विदाई, इसके रीजन क्या है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी कामयाबी के सारे बिंदु तो हम नहीं गिना सकते, लेकिन जीत का एक ऐसा रसायन तैयार किया नरेंद्र मोदी ने एज चीफ साइंटिस्ट खुद, और उस पे सूक्ष्म प्रबंधन से जिस तरीके से कंप्लायंस स्तर तक गए, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और इसको 10% भी न तो अलायंस और न मायावती आंक पाई। उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही चुनाव लड़ रही थी। ये लोग टिकटार्थी ढूंढ रहे थे, कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, कहीं पैसे की वसूली हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। सहारनपुर से सोनभद्र तक, गोरखपुर से गाजियाबाद तक जितनी विंग से काम कर रही थी। ऐसा कौन सा सेंट्रल इशू था जिसको लेकर पब्लिक में इस कदर नरेंद्र मोदी के लिए सेंटिमेंट्स थे? कोर इशू क्या था? देखिए, बहुत दिन बाद नरेंद्र मोदी के रूप में उनको एक ईमानदार लगने वाला व्यक्ति दिखा, जिसको उन्होंने सर आंखों बैठाया। उत्तर प्रदेश ने जो, आप एक चीज, बहुत बड़ी चीज ध्यान रखिएगा, प्रतिशत कामयाबी जो दी थी 2014 में, आप असेंबली सेगमेंट वाइज देख लीजिए, उसकी बराबर की 100% पुष्टि कभी सियासत में नहीं होती। और सत्ता की वो भी सियासत 3 में, साल बाद, वो भी 3 साल बाद। इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए, नरेंद्र मोदी ने जो सोचा, उनकी योजनाएं थी, उन्होंने जिस तरीके से काम किया, उस पर जनता ने एक बार नहीं 5-7 बार दबा दबा के मोहर मारा और उसकी पुष्टि की। और बता रहा हूं, जो नकारात्मक प्रचार का नुकसान होता है, उसको शायद अखिलेश यादव भी पॉलिटिक्स में उतने वरिष्ठ नहीं है, समझ नहीं पाए। और चूंकि उनकी सोहबत जो है, उनके आसपास जो लोग रहते हैं, माफ़ कीजिएगा अब्बास साहब, आप पर्टिकुलरली माफ़ कीजिएगा, वो कहने को तो नौजवान हैं, लेकिन न उनके पास तजर्बा है, न विजन है, और इसका शिकार और न वोट है। अखिलेश, वोट तो सवाल ही नहीं होता है, वोट किसके पास क्या है, तमाम लोग एमएलसी में नहीं, अब्बास के पास वोट है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बात वहीं आ रही है। अब्बास के पास वोट है। मेरी बात सुनिएगा, उन्होंने तो ये किया, चलिए, उन्होंने एक लाइन बनाई, उन्होंने एक बैकवर्ड, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बरी करना चाहे कि हमने कास्ट पॉलिटिक्स नहीं की, तो ये गलत है। उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स भी, सब तरीके और उन्होंने ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ध्रुवीकरण किसने कराया? सलभ मणि त्रिपाठी सही कर रहे हैं। मोदी ने तो खाली एक जुमला उछाला था, उसके बाद 1 लाख बार 3 लोगों ने उसी जुमले को उछाल दिया। उन्होंने देखिए कितना टैक्टफुल तरीके से चुनाव लड़ा। एक पत्थर मार गए, उनको मालूम है 1 लाख पत्थर लोग चलाएंगे, जनता तक बात जाएगी, उसका लाभ मिलेगा। और एक बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी लाइन इस पूरे चुनाव में मुझे नजर आ रही है, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के जरिए एक बहुत बड़ा, बहुत प्रचंड वर्ग खड़ा कर दिया। जैसे आपको ध्यान होगा 1990 के आसपास, जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर के और मंडल आयोग को लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे और एक वर्ग विभेद हुआ था, लेकिन नकारात्मक वर्ग विभेद था। एक सकारात्मक वर्ग तैयार किया है, गरीब का वर्ग। आप देखिएगा, हाँ, गरीब को एक वर्ग बना करके इस देश की पॉलिटिक्स में आज तक किसी ने नहीं बात की थी। ये नरेंद्र मोदी का विजन है। और एक और बड़ी चीज बता दूं, लोग समझ नहीं पाए, लोग हवा में ही ढूंढते रहे मोदी की लहर, जैसे 2014 में दिख रही थी, लेकिन ये लहर नहीं, वो सुनामी समंदर के ऊपर से नहीं, तल से नहीं, नीचे से चल रही थी। आकलन, देखिए, कुछ डेटा का विश्लेषण भी हम आपके पास कर देते हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए हम आपको कुछ डेटा गिरा के दिखा रहे हैं कि वहाँ पर आपको किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली हैं, क्या एक्चुअल सिनारियो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। आप देखिए कि बीजेपी को 325 सीट्स, इसके अलावा अदर्स के पास 5 सीट, इसके अलावा आप आइए तो समाजवादी पार्टी को और उनके गठबंधन को 54 सीट्स मिली हैं, 54 सीट, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सीट्स कुल मिलाकर शामिल हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी को 325 अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रहा है। और बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी को सिर्फ 19 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 54 सीटें हासिल हुई हैं। ये सब डेटा आपको जानना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश की वास्तविक तस्वीर एक्चुअल में क्या है। अब सीधे चलते हैं न्यूज रूम से। मेरे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका द डिबेट में। मेरा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे है कि आज तो आपको देखकर, आपका उतरा हुआ चेहरा देखकर थोड़ी सहानुभूति हो रही है आपसे। नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल चेहरा उतरा नहीं हुआ है। आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। हाँ, पहले तो जनता से क्षमा याचना कर लें। देखिए ब्रजेश जी, मैं बहुत
साफ गोई से कहना चाह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने जो अपना जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अब कोई जुमलेबाजी, कोई झूठ, कोई जनता से जो वादे, अब इनके अरे ऊपर जरा बड़ी अपने पर जिम्मेदारी गौर हो कर गई लो। है। अब बीजेपी बड़ी पर जिम्मेदारी कीचड़ होती है, उछालने अब से ये नहीं पहले कहना- अब इनको ये नहीं कहना होगा। देवेंद्र जी प्लीज, लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, जनता हंस रही है। आप अभी बीजेपी ने सरकार भी नहीं बनाई है, अभी तो ट्रांसफर आप पावर चल रहा है, ट्रांजिशन का टाइम है, 14-15 तक बनेगी सरकार। पहले तो मुझे ये बताओ कि आज इतनी बुरी दुर्दशा हुई है, कांग्रेस लगभग मृत्यु के कगार पर खड़ी है उत्तर प्रदेश में, आज इस्तीफा किस किस ने दिया आपकी पार्टी से? देखिए राज बब्बर इस्तीफा देंगे, यूपीसीसी इस्तीफा देगी, देखिए, गुलाम नबी आजाद इस्तीफा देगी, और आप मुंह भर भर कर बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं। अपना दल मैं ये लड़ी 11 कहना सीटों पर, चाहता 9 हूं- सीटों पर जीती है। मैं ये कहना कांग्रेस चाहता हूं 125 पे लड़ी और जिस 7 सीटों पर तरीके जीती से है। 2014 आप तो अपना दल लायक भी नहीं रह गए। अपना दल ने किया है। बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। अपना दल सुनिए ने पहले, बेहतर परफॉर्मेंस किया सुनिए है। आप पहले, आप इस बुरी दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जवाबदेही तो ले नहीं रहे हैं और बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं, कौन जवाब जो भी देगा? प्रदेश की जनता का जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बात को मैं इसका अंदेशा करता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने 2014 के चुनाव में देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े इन्होंने जो लफाजी इनको किया, शर्म आ रही कि क्या- नहीं? को पानी पिलवाइए। क्या क्या इन्होंने हुआ आपको? इन क्या नतीजों इन्होंने पे इनको एक शर्म आ वादा रही पूरा है कि करने नहीं? का एक काम बात किया बताइए है? देवेंद्र, प्लीज इन्होंने प्लीज, तमाम- देवेंद्र, आपको शर्म आ रही है आपकी पार्टी को कि नहीं? देखिए, कोई चुनाव में ऐसा है ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में शानदार प्रदर्शन किया है, और ये उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं इसको समीक्षा करने के बाद में ये बात आई कि कहां कमी रही। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके क्या से कमी रही देवेंद्र? क्यों एक्साइटेड हो? क्या कमी रह गई? कोई कमी आराम नहीं से, रही ब्रजेश जी, कूल ब्रजेश जी, कोई कूल। कमी नहीं रही। मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज कितना पसीना आ रहा है आपको। आज विकास का मुद्दा नगण्य हो गया है। जिस तरीके से कौन सा विकास? आपने क्या किया है? मैं कहना चाहता हूं, सरोजनी नगर का एक क्षेत्र ले लीजिए। जिस सरोजनी नगर क्षेत्र में अखिलेश यादव जी ने जो है मेट्रो दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट दिया, इंटरनेशनल स्टेडियम दिया, मेडांटा हॉस्पिटल दिया, उसी सरोजनी नगर से लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे बनाया गया। आज वहां पे जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार जाता है। ये कैसा जनादेश है? ये कैसे जनता को गाली दे रहे हैं आप तो? बताइए। अभी तो ये जनता को गाली दे रहे हैं आप। बताइए, जनादेश का अरे अपमान है। जनादेश का सम्मान जनादेश करिए। का अपमान कर रहे हैं। और सुनिए देवेंद्र, कूल हो जाइए, कूल। जनादेश का अपमान नहीं है। मैं तो- मुझे सुनिए, सवाल लीजिए देवेंद्र, कहना चाहता हूँ कूल। 2 दिन पहले पत्रकारों को जेल भेजा आप मुझे ये बताओ कि क्या राज बब्बर इस्तीफा देंगे या राहुल गांधी इस्तीफा देंगे? किसी और का- आराम से कूल होके, देखिए ब्रजेश आपको जी, पसीना किसी आ रहा है, को कोई- तबीयत बिगड़ सकती है, आराम से। किसी को कोई भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रदेश की जनता के हर मुद्दे के लिए संघर्ष करेगी। और मैं बताना ठीक चाहता है, हूं सलब जी कि मौजूद हैं, आप भारतीय उनसे जनता- पूछ लेते भारतीय हैं। जनता आप पार्टी थोड़ी देर के आराम लोगों करें, ने- मैं सलब जी से आपका सवाल कर लेता हूं। सलब जी, अभी तो आपने सरकार भी नहीं बनाई और यहाँ पर चढ़ बैठे, देखिए क्या है ना कि आप कांग्रेस पार्टी क्या की प्रॉब्लम हालत- क्या है इनकी? वो मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की हालत देखी कि अपना दल जो हमारा एक सहयोगी गठबंधन है, अपना दल 11 सीटों पर लड़ा और उनको 9 सीटों पे विजय हासिल हुई है। कांग्रेस पार्टी 125 सीटों पर लड़ी, 105 खुले तौर पे और बाकी पे हिडन, और उनको 7 सीटें मिली हैं। आप दुर्गति समझिए कांग्रेस पार्टी की कितनी दुर्गति हुई है। जिस मेट्रो की बात ये कर रहे हैं, सरोजनी नगर की जनता पूछ रही है भैया टिकट कहाँ मिलेगा उस मेट्रो का? उस मेट्रो में हम बैठना चाहते हैं, उसमें हम सफर करना चाहते हैं। तो जब मेट्रो नहीं मिलेगी तो जनता कैसा जनादेश देगी? आपने जनता को बरगलाया और जनता के साथ जाके आप कह रहे हैं कि जनता गलत कर रही है। ये तो जनादेश का अपमान है ब्रजेश जी। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी कर रहे हैं, ये तो जनादेश का अपमान है। आप कह रहे हैं कि जनता ने ऐसा फैसला दे दिया। अरे जनता के फैसले का सम्मान करिए, इस जनादेश का सम्मान क्यों? कीजिए। आज तो मायावती ने भी कहा कि ईवीएम में आप लोगों ने छेड़खानी कर दी है। देखिए वही बात है, मैं कह रहा हूं ना कि आप कई बार होता है ना, कल भी मैंने ये बात कही थी, कई बार ये होता है कि आप क्रिकेट मैच हारते हैं तो आप कहते हैं कि अंपायर ने बेईमानी कर ली है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि मायावती जी कहें, चाहे कांग्रेस के लोग कहें, चाहे अखिलेश जी ने भी जो कहा है, ये मुझे लगता है कि जनादेश का कहीं ना कहीं अपमान है और इस प्रदेश की जनता देख रही है। इसके पहले भी अब आइए आपको बताते हैं कि 325 सीटें जीतने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक क्या है। अब आपको बताते हैं कुछ 3D ग्राफिक्स के जरिए
आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है। देखिए, एक हेलीकॉप्टर आ रहा है केसरिया रंग उड़ाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, और ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से मोदी लहर रही है। ये नई 3D टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपको ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 325 पीछे के सीट्स पाने के पीछे नरेंद्र मोदी का मैजिक क्या है, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के शानदार परफॉर्मेंस के बाद किस प्रकार से माहौल है, कितनी खुशी और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है कि छींटें यहाँ तक आ रही हैं स्टूडियो तक। तो मायावती का आरोप था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, और आपके मुख्यमंत्री ने भी, पूर्व एक्टिंग चीफ मिनिस्टर ने भी यही बात कही कि अगर ऐसा कुछ है तो इसकी जांच करा ली जाए। तो अपनी हार स्वीकारने के बजाय आप लोग मशीन पर, और आपके जो नए यार हैं वो जनता पर, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। मायावती ने कहा तो उसमें तर्क भी आसिम भाई बताए थे कि उनका एक उम्मीदवार था, उसके अपने बूथ पे उसका एक वोट भी नहीं निकला, तो वो ये पूछ रहा है कि कम से कम मैंने तो खुद को एक वोट डाला होगा, मेरा वोट क्यों निकला? अभी वकार भाई बताएंगे कि उम्मीदवार ने अपना वोट तो कम से कम अपना आपको डाला होगा, उसका एक वोट तक नहीं निकला। ऐसी शिकायतें हैं। अगर शिकायत आए हैं तो उनका स्तर होना तो हो सकता है उसने नोट ही दबा दिया हो। नहीं, अब ये पता नहीं क्या मतलब हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें हैं। लेकिन मैं उन पर जाना नहीं चाहता। ये समीक्षा होगी, बूथ वाइज हम लाएंगे, आकलन लाएंगे, पार्टी बैठेगी, उस पर समीक्षा करेगी। अब जो कुछ हो रहा है जनता ने जनादेश दिया, अब जो ये बोलेंगे वो सब अच्छा है। जब 2012 में हम जीत के आए थे तो हमारी हर चीज़ बहुत अच्छी थी, हमारी रथ यात्राएं बहुत अच्छी थी, हमारा घूमना बहुत अच्छा था, साइकिल, तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। हारने वाले में 100 कमी होती है और जीतने वाले की हर कमी खूबी बन के सामने जाती है। वो हर रणनीति कहलाती है। अब उत्तर प्रदेश ने जनादेश दिया, उससे हम सर माथे पर रखते हैं। अब जनता को देखना होगा जितने लंबे चौड़े वादे ये बार बार इन्होंने कहीं ना अच्छा, घर का झगड़ा आपको बर्बाद कर गया क्या? चीजें नुकसान हुआ है, हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार में और मोदी जी ये समझाने में कामयाब हो गए कि साहब हम देना चाहते हैं, ये बाधा है। झूठ बोल के, छल के जैसे करा था, अब लोगों ने कहा अच्छा साहब ये बाधा भी दूर कर, अब दे के दिखाओ। तो जितना कर सकते हैं अब वो सामने आ जाएगा। कितनी कानून व्यवस्थाएं मजबूत हो जाएंगी, कितना किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, एनओसी ये नहीं देंगे, मेट्रो हम नहीं चलवाएंगे, इनका एक तस्ले का एक्सप्रेस नहीं बना, हमने 302 पे काम किया, कुछ फेंसिंग होनी रहेगी, लेकिन चल रहा है। मैं खुद 4 बार जो एक्सप्रेस से गुजरा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी मैनिपुलेशन करके, सारे काम करके, झूठ बोल के, लोगों को बहका के, क्योंकि आरएसएस का कैडर होता है, 20,000 से ज्यादा गुजराती आए पड़े हुए थे, वो जगह जगह जाते थे, नई नई बातें भ्रामक फैलाते ये थे। क्या बातें किए जा रहे मतलब हैं? देखिए, हाँ, मुझे क्या लगता है, ब्रजेश जी, आप देखिए कितना अपमान कर रहे हैं जनादेश का। उत्तर प्रदेश की जनता इनकी मैंने बातें सुन रही स्वीकार है, किया, उत्तर प्रदेश की मैंने जनता कहा, देख रही है। मैंने कहा चुनाव स्वीकार, हारने के बाद ये किस मैंने तरह का इल्जाम स्वीकार लगा रहे किया। हैं। मैं क्या ये कहना चाहते हैं कि अपनी जनता महान गुमराह जनता के हुई? खिलाफ नहीं क्या जाऊंगा। ये कहना चाहते हैं कि जनता इतनी मैं बेवकूफ है? महान जनता क्या के ये खिलाफ कहना नहीं। चाहते हैं कि जनता आपने चीफ झूठे मिनिस्टर वादे का में भी स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा समझाने पे नहीं, आजकल लोग बहकाने पर हो बताइए। गए। अपने आप में बहुत हैरान करने वाला स्टेटमेट है ब्रजेश जी कि आप एक जनादेश आ रहा है और एक ऐसा ये हार जनादेश स्वीकार कि क्यों नहीं कर जनता रहे? ने आपको कहीं क्या खड़ा प्रॉब्लम नहीं इनकी किया क्या है? और देखिए, ये तो गुजरातियों पे और बहकाने पे क्या क्या आरोप बताइए। लगा रहे हैं। मुझे तो अफसोस इस क्या है? बात का हो रहा है कि जनाब अब्बास साहब बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, समाजवादी से जुड़े नहीं, हैं। अभी तो ताजे ताजे पॉलिटिशियन है, पुराने नहीं। क्या एज है आपकी? 45। राजनीति में युवा हैं। इनको पार्टी गठन से इन्होंने पार्टी कैसे कह दिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गुजरात से 20,000 आदमी आके उत्तर प्रदेश के लोगों को समझा गया। बताइए। और ये यहाँ उत्तर प्रदेश ये में तो यूपी का अपमान कर रहे हैं। पैदा हुए, यही काम किया, यही बड़े, यही पार्टी बनाई, और जनता को समझा नहीं पाए। कौन सी कमी है आप में कि जब आप अपने समीक्षा होगी ना, कहीं आप ना कहीं अपनी कमी तो सरकार रही है। आप अपनी सरकार का काम नहीं बता पाए, आप अपनी सरकार का काम नहीं दिखा पाए, आप अपने लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। आपकी कमी मैं बता रहा हूं। हाँ, बताइए। मैं आपकी आप पार्टी पार्ट में- रहे हैं हमारा, मैं कि हमारा आपकी रंग मैं रहा आपकी है। पार्टी में रहा हूं, ऐसा करके और इनसे कोई ऐसा नहीं बख्शीश है, नहीं पाया ऐसा नहीं जाएगा। है कि आपसे कम रहा हूंगा। लगभग साल 6 महीने का फर्क हो, जितना आप होंगे उतना ही मैं भी होऊंगा। निर्मम समीक्षा आपकी करिए। पार्टी की सबसे बड़ी खराबी यह है कि लोग जब किसी चीज को आगे बनाते हैं, बढ़ाते हैं, तो नए लोगों को जोड़ते हैं। आपके यहाँ नए लोगों को जोड़ा जा रहा था, पीछे से पुरानों को निकाला जा रहा था। आपके यहाँ के जो नौजवान जवानी कुर्बान कर रहे थे, दर्द कुछ तो और मैंने है। एक साहब से पूछा कि जवानी अपनी कुर्बान कर रहे हो या उनकी गरीब की कुर्बान किए दे रहे हो, मुख्यमंत्री जी की जवानी कुर्बान किए दे रहे हो? तो जवाब नहीं दिया। तो आज मुझे हंसी आ रही है, एहसास हो रहा है कि वो जवानी कुर्बान में अखिलेश जी की जवानी कुर्बान कर गए लोग। अफसोस की बात है। मैं खुश नहीं हूं बीजेपी की बहुमत आया है, बीजेपी सरकार बना रही है। मैं
किसकी सरकार बनती तो खुशी पुरजोर होती? मुखालफत करता था बीजेपी की, हेलो, आज भी करता हेलो, हूं। हेलो, हेलो। लेकिन जनता Please, ने listen. जनता ने जो समर्थन दिया है, Please, जनता ने सुनिए जो तो वोट दिया सही। है, उसका समर्थन करता हूं, ठीक उसका है, सम्मान करता इधर हूं। सुनिए, किसकी सरकार बनती तो खुश रहते? सपा की, बसपा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की छोड़कर, हम्म, भारतीय जनता पार्टी की छोड़कर किसकी? बसपा की? किसी की बन जाती, ये बना लेते तो किसी की बन पूरा जाती। कैंपेन वैसी का इनके अगेंस्ट गया था, नहीं, हम मुंह लोग- भर भर कर इनको कोसते थे। क्यों? नहीं, इनको भी कोसते थे, बीजेपी को भी कोसते थे, सपा बहुजन को भी इनको कोसते थे। बहुत कोसते थे, उसकी वजह थी, इनको तो हर गली पे उसकी घेरते वजह थे। थी सर, उसकी वजह थी। तो क्यों चाहते हो आपने- इनकी सरकार आ आपने जाए? 2012 का चुनाव लड़ा, उसमें आपने कहा हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। आपने इसी उत्तर प्रदेश में 17 जातियों को दलित का दर्जा देकर आरक्षण दिया, और सबको आरक्षण देने के बाद मुसलमान को नहीं दिया। ऑल राइट, वोट आपको हमारा चाहिए, आप हमारा नहीं करेंगे। द डिबेट में वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, और उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन बनेगा, नए मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रबंधन कैसा होगा, कितने सेक्रेटरी बनाए जाएंगे, और जिलों में तैनातियों का क्या होगा, बहुत से विषय अभी बाकी हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के लोग खास तौर पर तैयार हो जाएं ब्रेक के बाद इस डिबेट को देखने के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 तारीख को केसरिया रंग की होली खेलने का दावा किया था, और उनका दावा 100% सही। सरकार राज आ गया है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस डबल इंजन की बात करते थे केंद्र और राज्य की, उत्तर प्रदेश ने उनको थंपिंग मेजॉरिटी के साथ यूपी में ऐतिहासिक सरकार दी है। और उत्तर प्रदेश जब किसी को इतना बड़ा मैंडेट देता है तो देश की सत्ता में उसका एम्पावरमेंट पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो कल के नरेंद्र मोदी और आज के नरेंद्र मोदी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो विपक्ष उन पर हमलावर था, आज वो विपक्ष अपने अपने घर में कैद हो गया है, ताला मार दिया है सबने। और उस पर से भी हालत ये है कि बीएसपी और कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी, इनको उत्तर प्रदेश में विपक्ष ठीक से बने रहें इस लायक भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा है। इतना स्ट्रांग अंडर करंट था कि मुख्यमंत्री आज खुद हैरान थे। उन्होंने कहा वो कौन लोग थे जो मेरी सभाओं में आते थे, मोबाइल से फ़ोटो खींचते थे, इतनी बड़ी भीड़ आती थी, वो लोग कौन थे। लेकिन शायद ये इस बात को भूल गए कि आजकल उत्तर प्रदेश में लोग पूरी गाड़ी और पैसे के दम पर भीड़ जुटती है, और उनके नेता या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यही टेक्निक अपनाते हैं, जिसको नेता ये गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि बहुत बड़ा जन समर्थन उनको हासिल है। मायावती के साथ भी यही हुआ। वो आज तक हैरान हैं कि सिर्फ इतनी कम सीटें उनको कैसे आई हैं, तो उन्होंने ईवीएम पर आरोप लगा दिया। लेकिन हम बहस कर रहे हैं और डिबेट करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और चॉइस क्या क्या है। उसके बाद हम मुख्य सचिव पर आएंगे, फिर डीजीपी पर आएंगे, फिर पंचम तल कैसा होगा, अफसर कौन कौन से होंगे, बीजेपी लाइक माइंडेड अफसर कौन कौन हैं, और जो मौजूदा लोग हैं उनकी विदाई एक एक करके कैसे होगी। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। हेमंत तिवारी यूपी के बड़े जाने माने और घुटे हुए पत्रकार है। घुटे हुए शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सभी विधा में रह चुके हैं, तो इनको पता है अच्छे से कि यूपी का सिनेरियो आगे क्या होने वाला है। हेमंत जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब यही सवाल बचा है बस। बड़ा सवाल, लेकिन उसके पहले आपने पहला सवाल किया था कि आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं। हाँ। मैं सही मेरे मन में आ रहा है कि बता दूं। नेचुरल डिबेट है ये। मणि त्रिपाठी यहाँ के जाने माने पत्रकार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अब हैं, ठीक ना। हम तो विशुद्ध खालिश पत्रकार हैं, और हमारे और आपके ऊपर तो बीजेपी वाला होने का आरोप 2 दिन से लग रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर के। एक एग्जिट पोल आने के पहले आपने मुझसे मेरा स्कोर पूछा था, मैंने बताया पूर्ण बहुमत की सरकार। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, हम पत्रकार हैं, हमको दिखता है। इन नेताओं को नहीं दिखता है कि इनको 7 सीट मिलेगी और उनको 47 सीट मिलेगी, इनको नहीं दिखा, क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, समझते हैं। आखिर अखिलेश यादव की तरह हमको उन लोगों को ढूंढने की जरूरत क्या पड़ गई जो आते थे और फोटो खींचते थे और भीड़ जमाते थे। हम तो जानते हैं कौन आते थे कौन नहीं जाते थे। हाँ, इनके मेरठ में बहुत चलता है पूरी तो गाड़ी। सोच करके मैं थोड़ा सा वही सोचने लगा था, उदासी ऐसे कुछ नहीं थी। लेकिन अभी आपने जो सवाल किया है, वास्तव में उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग अब खाली इसी कयास में
लगे हुए हैं और बहुत से लोगों को तो रात में नींद नहीं आएगी, देर रात तक सोचते रह जाएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन बड़ा सवाल है, अभी अमित शाह ने एक इशारा किया, नाम का इशारा नहीं किया, लेकिन आपके साथ डिबेट पे जाएंगे जरा। वोट परसेंट मेरे पास आ गया है, फाइनल आ गया है, वोट परसेंटेज किसके पास कितना है। तो आइए पहले वो समझ लेते हैं कि वोट परसेंटेज किस पार्टी को कितना मिला है इस बार के चुनाव में। यूपी के असेंबली इलेक्शंस में वोट परसेंट यानी मत प्रतिशत किसको कितना मिला, कौन 42% पर पहुंचा, कौन 22 पर सिमट के रह गया, और कांग्रेस के हाथ क्या लगा, आरएलडी के हाथ क्या लगा। 1 बाय 1 हम आपको बताएंगे कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। अब मायावती का देखिए 22% यानी 22% वोट मिला, और इनका लास्ट अगर आप कैलकुलेट करें लास्ट असेंबली इलेक्शन से 2012 के, तो 4% नुकसान हुआ है मायावती का वोट शेयर के मामले में। लेकिन ये 4% जो वोट कम हुआ उससे नुकसान होकर कहाँ आके खड़ी हुई, 16-17 सीटों पर। ये अपने आप में बहुत मायावती के लिए डरावनी बात है कि उनका 4% वोट ने उनकी पार्टी को ही तबाह कर दिया, जबकि 20% उनको 2014 में मिले थे, और उनको 2% का लोकसभा के कंपेयर में तो फायदा है। लेकिन अगर 2012 से आप कंपेयर करते हैं तो मायावती को 4% का नुकसान उनकी पार्टी को तबाही के कगार तक पहुंचाया। सिर्फ 19 सीटें मायावती को इस बार के चुनाव मिली, 61 सीट्स का उनको नुकसान हुआ। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए थोड़े सा मतों का प्रतिशत का इधर से उधर होना किस तरह पार्टियों को तबाह कर जाता है, इस बात का उदाहरण बहुजन समाज पार्टी है। अब आइए देखिए भारतीय जनता पार्टी 40% वोट शेयर कैलकुलेट होकर अब तक आ गया है 40% का, और बीजेपी पिछली बार 2012 में 44 सीट और 15% वोट उनके पास था, इस बार 25%। सामान्य तौर पर देश की राजनीति में किसी भी राज्य में इतने प्रतिशत की बढ़त किसी भी राज्य में मतों के प्रतिशत के मामले में मिलना ये अभूतपूर्व है। शायद इसका कोई पुराना इतिहास भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि किसी पार्टी का मत प्रतिशत इतना बढ़ा हो। और इतने मत प्रतिशत बढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ, 278 सीटों का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, जो ये बताता है कि एक्चुअल पोजीशन राजनीति में क्या है कि जब आपके 4% घटे सीटें चली गई, 25% बढ़े तो आप रिकॉर्ड तोड़ बहुमत की तरफ चले गए। और अखिलेश यादव की पार्टी को 22% का वोट शेयर मिला, और उनको नुकसान कितने का हुआ, 7% का। 2012 में कितनी सीटें थी, 224। 2017 में कितनी सीटें आई, 47। 7% के वोट शेयर ने 167 सीटें 177 सीटें उनकी ख़त्म कर दी। तो मायावती को 4% में 61 सीटें चली गई, इनके 7% वोट शेयर गए तो इनकी सीटें कितनी आई, 47। अखिलेश यादव को 7% का नुकसान, मायावती को 4% का नुकसान। बाकी कांग्रेस अदर्स की सीटें खींचकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व मैंडेट तैयार कर लिया। अब आइए कांग्रेस, 2012 में इनके पास 12% वोट थे और सीटें इनके पास थी 30। इस बार देखिए इनको सिर्फ 6%, यानी अखिलेश यादव का साथ भी इनको कोई फ़ायदा नहीं दे पाया, बल्कि इनको 6% का नुकसान दे गया। तो लीडर तो मिल गए, जैसा हेमंत अक्सर बताते हैं कि लीडर तो मिल गए, लेकिन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में नहीं मिल पाए और वोट शेयर एक ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, ये भी इनकी कमी थी। तो 6% अगर ये गिरे तो इनका सीट कितनी गई, 21। नुकसान कितनी सीट का हुआ राहुल गांधी को, 21 सीट का। तो 6% में 21 सीट गंवा दी राहुल गांधी ने। 7 सीटें वो भी व्यक्तिगत तौर पर जो नेता अपने अपने क्षेत्रों में काम किए थे या पावरफुल थे, वो अपनी सीटें जीतने में किसी तरह इज्जत बचाने में कामयाब हो गए। तो ये सिनेरियो उत्तर प्रदेश में सीट वाइज आपको हमने बताया। हेमंत प्लीज। इस पे एक लाइन बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को थोड़े दिन के लिए विश्राम ले लेना चाहिए, और मुझे चिंता इस बात की है कि आने वाले 5 वर्षों तक मायावती क्या करेंगी। अजीत सिंह क्या करेंगे? अजीत सिंह को खैर तो उनको आपने तो कल आज सवेरे ही कहा था कि किसी और नए व्यवसाय की तलाश करेंगे, लेकिन मायावती तो खालिश सियासी पर्सनालिटी हैं, वो क्या करेंगी। और ऐसे में मुझे उनकी बेचैनी समझी जा सकती है किस दौर से गुजरेंगी 5 वर्ष। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको 4 नाम देता हूं जी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कतई स्वाभाविक दावेदार, कतई नहीं। योगी आदित्यनाथ, ज्यादा अवसर आप नहीं। क्यों सिर हिला रहे हो? आपसे पूछ कौन रहा है? तसल्ली से बैठो। अब तो इस लायक भी नहीं रह गए कि सिर हिलाओ, शांति से बैठो। हमें पता ना कौन बनेगा। योगी आदित्यनाथ। ज्यादा अवसर इसलिए नहीं कि 2019 के गणित में बहुत फिट वाई नॉट योगी? जबकि योगी के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी फॉलोइंग अच्छी है,
फॉलोइंग अच्छी योगी है, क्यों नहीं? एक अंचल में फॉलोइंग अच्छी है, लेकिन यह इतनी बड़ी जीत, ये थंपिंग मेजॉरिटी, इसका इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए होगा। और वो डेवलपमेंट जो 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रति दोबारा उनके विश्वास पर मोहर लगाए, उनका लक्ष्य दूसरा है। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से योगी भी नहीं? जी नहीं। अब तीसरा नाम है रामलाल जी का, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी नाम आया है। रामलाल जी के नाम- रामलाल, दर्शक भी नोट करें जितने नाम बताए जा रहे हैं यहाँ पे। रामलाल जी का ही नाम नहीं, नाम तो नागेंद्र नाथ का भी आया है, लेकिन मैं इन दोनों नामों मैं को तो जो मेरे पास जो फीडबैक है मैं तो उस पर आता हूं। चूंकि अमित शाह ने आज एक इशारा किया है कि योग्य और अनुभवी, अनुभव वाले शब्द से थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनुभव में कुछ प्रशासनिक अनुभव और कुछ सरकार चलाने का भी अनुभव होना चाहिए। और अखिलेश यादव जैसा रिस्क मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। अखिलेश यादव कभी किसी सरकार में न मंत्री थे, न किसी बड़े पद पे थे, उनको प्रशासन चलाने कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए कुछ अफसर और कुछ लोग डिप्यूट किए तो गए। रामलाल जी, रामलाल जी का नाम तो लिया ना मैंने? नहीं, रामलाल जी मुझे नहीं लगता ओके, कि 3 नाम आपने जी। खारिज किए। केशव प्रसाद मौर्य, ये नाम मुझे, हालांकि इनके साथ भी वही है योग्यता भी वाली है, बात। योग्यता भी है, देखिए मास बेस भी है, देखिए मास बेस ओबीसी भी प्रूव है, किया है, मास बेस प्रूव किया है। और 325 सीटों के साथ क्या प्रचंड बहुमत लेकर आए। और 6 महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख लीजिए तो विस्फोटक राइज हुआ है केशव मौर्य का। इसमें कोई शक वाई नहीं। नॉट केशव अभी मौर्य? तक जो आपने नाम लिए उसमें मुझे केशव मौर्य का नाम काफी हद तक सही आता है। और जो पॉलिटिक्स आगे होनी है और जो एक इमेज बिल्डिंग केशव मौर्य को हुई है, ये अलग बात है कि उनको अवसर नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं दिया है और किसी ने नहीं दिया है, उन्होंने अवसर दिया है और उस अवसर को उन्होंने प्रूव किया कि हम सक्षम है, हम कर सकते। इसलिए मुझे चांसेस इनके ज्यादा नजर आते हैं। आपके 4 नाम हो गए, क्या मैं कुछ नाम की और जिक्र करूं? नहीं, हाँ कर आप सकते शांत हैं। रहे। ये बड़े बेचैन है, इनसे पूछ कौन रहा है? भाई जब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह से कोई नहीं पूछ रहा तो इनसे क्यों पूछे कोई? देखिए, इस लायक ही नहीं बच्चे नाम कि इनसे कुछ और पूछें। चर्चा में है जो मुझे समझ में आता है। 47 सीट। एक तो सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम आ रहा है पॉलिटिकल सर्किल में, ये भी दर्शक जान लें, आपने पूछा है तो मैं बता दूं। एक जो राष्ट्रीय सचिव और हैं, आपके मथुरा से चुनाव जीते हैं श्रीकांत शर्मा, उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन इन दोनों को भी मैं तजुर्बे के मामले में थोड़ा सा किनारे पाता हूं। एक और नाम जिस पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, हालांकि उस नाम के ज़्यादा चर्चा में न आने और खारिज होने की एक वजह दूसरी है। मनोज सिन्हा की जिक्र हम लोग नहीं कर रहे हैं। मनोज सिन्हा केंद्र में जो कुछ है सर्वे सर्वा लोग उनके बड़े लाडले माने जाते हैं और छात्र राजनीति से आए हैं, कई टर्म के MP हैं, बहुत अहम डिपार्टमेंट दिए गए हैं और प्रशासन चलाने का अनुभव भी है। तो मैं फिलहाल मनोज सिन्हा के नाम को आपकी नहीं, मैंने नोट किया। 4 की सूची में जोड़ने 5वां नाम मनोज की करता सिन्हा। हूं। तो ओके। केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, ये दोनों नाम स्ट्रांग कंटेंडर फिलहाल हैं। मुझे ऐसे लगते हैं जो उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते चलिए आपको 20 सेकंड दिए, बताइए। बहुत आप हाथ उठा रहे थे, बार बार बोलिए। केशव प्रसाद मौर्य ही, क्योंकि पिछला दलित अपना राजनीति पता से नहीं हटके- है केशव मौर्य का। अरे अपना क्या, मैं आपसे क्या मतलब है? बता रहा हूँ ना, आपसे क्या आपने- मतलब है? जब डिबेट है मैं बैठा हूँ तो उसके आपसे बाद- क्या आप मतलब क्यों है भाई? बताएं भाई? आप मतलब हो ना हो, आपसे क्या मतलब है? मुख्य मैं भाजपा की बता रहा हूँ ना, शामिल हो जाओ नरेंद्र बीजेपी मोदी में, जी इनको ले लीजिए भाई। 2019 के लिए अपनी चलिए, पर्चा तैयारी भरिए। करेंगे। वो पर्चा चाहेंगे- भरिए। वो पर्चा चाहेंगे- भरिए। नहीं जो आपके चैनल के जो लोबो लुआब निकल रहा है, आपने पहले इंटरव्यू लिया और मैं अपने ब्रिजेश भाई को जानता हूँ कि पहले इंटरव्यू अरे इसकी समीक्षा बाद में कर लीजिए। पहले ये बात- ये इंटरव्यू लीजिए। लेने का मतलब बहुत बड़ा होता ये है। एक- कौन सी बात इनका नया लॉजिक सुनिए। अगर मैंने किसी का इंटरव्यू कर लिया तो ये उसको पहले मुख्यमंत्री मान इंटरव्यू लेते का हैं। मतलब- वैसे मैं वैसे समझता हूं। मुख्यमंत्री मैं नहीं जानता लेकिन हूं। मैं इतना कहूंगा कि आप अभी- नहीं, अभी बोलें जी, बोलें। डेटा पे बातचीत चल रही थी, तो जो 22% डाटा है ये 300 सीटों का आया होगा। समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर लड़ती तो निस्संदेह वही 27-28% उसे वोट मिलना होता, और कांग्रेस 400 पर लड़ती तो वो 10% के आसपास और 25-30 कैंडिडेट लगाती। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण में जो 100 सीटों पे हम नहीं लड़े और 300 पे कांग्रेस नहीं लड़े, तो आइए उसका समझ लाभ लेते हैं, बसपा को दिखा देते हैं कि बीजेपी कौन को कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। हेमंत जी का एक नाम मैंने जोड़ा, मनोज सिन्हा का, सिद्धार्थनाथ सिंह का, श्रीकांत शर्मा का, और लखनऊ के मेयर और बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा। नोएडा वाले डॉक्टर साहब भी इसमें दिख रहे हैं मुझे। जी, क्या नाम वो महेश शर्मा। पहले फ्रंट रनर माने जाते हाँ, थे। इस बार चुनाव में गायब हो गए वो। लेकिन इस बार उनकी क्यों पीछे भूमिका भेज दिए जितनी गए? छोटी रखी गई। हाँ, इसको केशव लेकर प्रसाद के- मौर्य, महेश शर्मा, दिनेश शर्मा, मनोज सिन्हा, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, इतने नाम आए हैं। अब आपको कुछ और इसमें जोड़ना है क्या? वो आपका वाला आपकी बड़ी दिलचस्पी, हमारे वाला ठीक है। कोई फायदा नहीं।
ऑल राइट, देवेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देवेंद्र आज कुछ बहुत परेशान से भी दिख रहे हैं, इनकी परेशानी लाजमी मैं समझ सकता हूं। देवेंद्र, क्या आपकी पार्टी यानी कांग्रेस अपनी हार की ठीक से समीक्षा करेगी देवेंद्र, कि क्यों हारे आप? ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे हार की समीक्षा होगी और निश्चित तौर पे होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया है और जो इन्होंने वादे किए हैं प्रदेश की जनता के साथ, वो एक एक वादे प्रदेश की जनता के साथ पूरा करना पड़ेगा। इन्होंने वादा किया था कि पहले कैबिनेट में किसानों के कर्जे माफ करेंगे। अभी एक चैनल पे थे, इन्हीं के प्रवक्ता कहते हैं अरे कर्जे की बात तो सीमांत किसानों की बात है और कर्जा जो किसानों का है। मुझे एक बात बताओ देवेंद्र, कूल हो जाओ, अब आप चुनाव खत्म हो गया है। मैं कह रहा हूं कि क्या समीक्षा होगी और क्या अकाउंटेबिलिटी, जिसको जिम्मेदारी कहते हैं, वो आपकी पार्टी में फिक्स की जाएगी? निश्चित तौर पे समीक्षा होगी और अकाउंटेबिलिटी जिसकी भी इस चुनाव में रही है, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ती तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का रिजल्ट का सिनेरियो कुछ और होता। आज शायद भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ आज यहाँ नहीं होती। और आज सेकुलर फोर्सेस के लोग देवेंद्र प्लीज सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। ठीक है, एक तो गठबंधन में जाना कांग्रेस को नुकसान कर गया, दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता का जो भारतीय जनता पार्टी को थम्बिंग मेजॉरिटी मिली है, ये बहुत बड़ा ध्रुवीकरण हुआ है। जो मुद्दे प्रदेश के विकास के लिए होने चाहिए थे, रिव्यू की बात कर रहा हूं। 7 सीट तो मिली चुकी है इनको। एक तो आपने कहा गठबंधन, अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गठबंधन में जाना गड़बड़ हो गया, अकेले गए होते तो मेजॉरिटी में आते हैं। आप सुनिए देवेंद्र, सुनिए भाई प्लीज। गठबंधन पे मैं इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। खोल के बोल दिया उन्होंने, अब आप कह रहे हैं गठबंधन पे आवाज निकलेगी नहीं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। अखिलेश जी कहे हम आप माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। गठबंधन पे मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर समीक्षा करेंगे और पूरी पार्टी समीक्षा करेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है, जो भाजपा को जो 15% वोट एक्सीज होकर 40% पे आ गया, 25% बढ़ा। 25% देवेंद्र प्लीज सुनो, देवेंद्र 25% बढ़ा है। कूल डाउन प्लीज। अगर समाजवादी पार्टी सुनिए पहले, देवेंद्र सुनिए, अपने दम पर कहीं ना कहीं स्थिति न होती तो हमारा 30% के आसपास वोट परसेंटेज रहता। हम 30। एक मिनट, मैं उनको एक चीज याद दिला दूं, आप याद दिला नहीं कर पा रहे हैं। आपने इनसे पूछ लीजिए, कांग्रेस से कृपया पूछ लीजिए, कांग्रेस को इस हार पर शर्म आ रही है कि नहीं, साफ कर देना। हाँ देवेंद्र, शर्मा रहे हो कि नहीं? देखिए, जिस तरीके से मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, आज पूरे प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, हम लोग निश्चित तौर पे शॉकिंग है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नॉट शर्मिंदा, दुखद है, प्लीज है हम लोग शर्मिंदा होइए, आज माफी मांगिए। नहीं है ब्रिजेश, शर्मिंदा नहीं है कांग्रेस पार्टी। अरे हेमंत जी कह रहे माफी मांगिए। इस बात का बेहद दुख है, अफसोस है कि प्रदेश की जनता के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए। एक सवाल मैं इनसे कर ले रहा हूं, पार्टी ने मेहनत, हेमंत तिवारी जी आप अरे एक्सप्रेस रोकिए जरा, थमिए 1 मिनट। देवेंद्र, आप बहुत जिम्मेदारी से बात करते हैं। कल ही आपने जिम्मेदारी से कहा था कि हम लोग 300 सीट जीत रहे हैं। आज जिम्मेदारी से एक बात बताइए, क्या आप राज बब्बर से प्रदेश अध्यक्ष पद का इस्तीफा मांगते हैं इस चैनल के जरिए? हेमंत जी, मैं कहना चाहता हूं, किसी से इस्तीफा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो मेजॉरिटी मिली है, अब इनका जिम्मेदार, अब इनके बहानेबाजी नहीं। द डिबेट में अभी वक्त एक ब्रेक का है, प्लीज शांत रहिए। द डिबेट में अभी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। इनको तो शर्मिंदगी हो नहीं रही है, लेकिन तमाम विषयों पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा, विकल्पों पर हमने बात कर ली। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव कौन होगा, इस विषय पर बातचीत करेंगे। दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुआद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुआद रखना।
क्या हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है। हो छोरा है गंगा किनारे वाला, हो छोरा गंगा किनारे वाला। छोरा गंगा किनारे वाले ने बाकी पार्टियों के दफ्तरों पे ताला लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में स्यापा छाया हुआ है। बीएसपी में हमेशा सन्नाटा छाया रहता है, चाहे सत्ता में रहें चाहे ना रहें। लेकिन आज एक सनसनीखेज आरोप लगाकर मायावती ने ये आरोप लगाया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, वरना उनकी पार्टी बहुत बम्पर मेजॉरिटी के साथ आती। उन्होंने परंपरागत तरीके से जो बैलेट वोट हैं उनकी मांग की है कि उसी तरह चुनाव किए जाएं, और चुनाव आयोग से ये डिमांड भी अप्रत्याशित तौर पर कर डाली कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिणाम भी रोक दिए जाएं। आयोग ने खारिज कर दिया और कहा किसी भी प्रकार की टैंपरिंग किसी भी ईवीएम में नहीं हुई है। आयोग इस चीज़ को लेकर मुतमईन है, यानी संतुष्ट है। लेकिन आरोप तो मायावती ने लगा दिए। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार का गठन होता है तो किन किन चीज़ों का, किन किन समीकरणों का, किस किस एज ग्रुप के, किन किन जातियों के, किन किन तरीकों से और किन किन लोगों को मेरिट मिलेगी, और कैबिनेट कैसा होगा, यानी नई बीजेपी सरकार का कैबिनेट कैसा होगा, ये एक बड़ा दिलचस्प विषय है। शलभ मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विशेष तौर पर मैंने उनको आज इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया हुआ है। शलभ जी, इस बार जब आप लोग की कैबिनेट बनेगी, अभी कल परसों के अंदर तो बन ही जाएगी, लग रहा है कि होली के फौरन बाद यानी 14 तारीख को सरकार के गठन का रास्ता साफ हो रहा है, क्योंकि 15 से कुछ आप लोगों का टोटका टाइप कुछ होने वाला है। तो किस बार की कैबिनेट में किस तरह के फेसेस को आप लोग प्रायोरिटी देंगे, थोड़ा बताइए लोगों को। नहीं देखिए, ये ठीक है, सब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ये तय करते हैं, वो तय करते हैं, बड़ा बस एक आइडिया दीजिए। बड़ा यक्ष प्रश्न आपने पूछ लिया। मुख्यमंत्री का अपना एक विशेषाधिकार भी होता है, और निश्चित तौर पे हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तो ये सारे फैसले बहुत शीर्ष स्तर पे होते हैं। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री से लेके हमारी जो भी कैबिनेट होगी, एक बहुत शानदार चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, जो सबके लिए काम करे और बिना भेदभाव के काम करे। ऐसा नहीं कि किसी खास वर्ग के लिए, किसी खास मजहब, मुस्लिमों को डरने की जरूरत है? किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, 3 साल की सरकार है। कह के आपने अब्बास को थोड़ा रिलैक्स किया है। नहीं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है ब्रजेश जी, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और हर किसी को फक्र से जीने का अधिकार मिलेगा, और लोग गर्व से कहेंगे कि वो उत्तर प्रदेश से कैबिनेट कैसी बनेगी, किस टाइप की होगी, कैसे कैसे चेहरे, थोड़ा दागी योगियों पर भी आप लोग कंप्रोमाइज करेंगे? नहीं देखिए, कोई आप जिनको दागी कह रहे हैं आप उठाकर देख लीजिए। आप अगर दागी की बात करेंगे तो एक मुख्तार अंसारी, उनके खिलाफ भी मुकदमे हैं, और मुरली मनोहर जोशी जी के खिलाफ भी कुछ मुकदमे इलाहाबाद में हो गए थे, आंदोलन के मुकदमे। तो आप दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, दोनों को अलग अलग, दोनों का अपना एक व्यक्तित्व है। तो आप देखिएगा जो कैबिनेट बनेगी बहुत शानदार कैबिनेट होगी, और सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। हर तबका उससे जुड़ा होगा। हमारे जो लोग होंगे, हमारे जो मंत्री होंगे, वो आम आदमी को रिप्रेजेंट करेंगे। पारदर्शी सरकार होगी जहां पर सभी की भागीदारी होगी, और एक ऐसा प्रशासन होगा जहां पर जो कानून व्यवस्था है वो हमारे लिए बहुत प्राथमिकता का विषय होगी। यूथ को प्रायोरिटी मिलेगी क्या कैबिनेट? बिल्कुल। देखिए, आप हमारे जो तमाम जो चुनाव जीत के आए हैं, आप इटवा से देखिए, माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और उनको चुनाव हरा दिया है। हमारे एक बहुत सामान्य से कार्यकर्ता ने चुनाव हरा दिया है। हम लोग के विद्यार्थी परिषद में हमारे साथ ही हुआ करते थे, और बेचारे संसाधन भी उनके पास नहीं थे, कुछ नहीं थे, चुनाव लड़े और माता प्रसाद पांडे जी को चुनाव हरा दिया है। तो आप पूरा अगर आप उठा के देखिएगा, जो 325 सीटें हम जीत रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान है, बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन हाँ, ये है कि हमने एक सामंजस्य भी बनाया है कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, जिन लोगों ने लाठियां खाकर पार्टी को खड़ा किया। एरिया रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, मतलब ईस्टर्न यूपी के कितने मंत्री होंगे, सेंट्रल में क्या होंगे, साउथ का क्या होगा, इधर का क्या होगा? देखिए, मैं आपको संख्या के तौर पर अभी स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत सी चीजें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। मुख्यमंत्री का भी अपना विशेषाधिकार होता है। लेकिन इतना जरूर है कि बुंदेलखंड में आप देखिए, बुंदेलखंड ने कितना सम्मान दिया, कितना आशीर्वाद दिया है। तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड हुआ, सेंट्रल यूपी हुआ, पूर्वांचल हुआ,
इन सारे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। और खासतौर पे अगर आप हमारे संकल्प पत्र को देखिए, बात सिर्फ इतना नहीं है कि किसी क्षेत्र से कोई मंत्री बन जाए तो वही उसका विकास करेगा, ऐसा नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं, आप संकल्प पत्र को पढ़िएगा तो बुंदेलखंड के लिए और पूर्वांचल के लिए अलग विकास बोर्ड बनाने की बात कही गई है, और उसमें बहुत बड़े फंड की बात की गई है कि पूर्वांचल का हम विकास करेंगे, बुंदेलखंड का अच्छा, विकास ये बता करेंगे। सकते हैं कि आपके मुख्यमंत्री के साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे? नहीं, 15, 20, 25, ये 30? बहुत मुश्किल है सवाल Too का जवाब early. दे पाना, बहुत टू अर्ली है। और अभी मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इस सवाल के, लेकिन निश्चित तौर आप पे कितने घंटे और इंतजार करें? मुझे लगता है कि आपको मैंडेट दे दिया, सब दे दिया, आप सरकार बनाइए। मुझे लगता है कि 24 से 36 घंटे आपको इंतजार करने पड़ेंगे ब्रजेश जी, लेकिन इतना जरूर है कि आप ये पाएंगे कि बहुत पारदर्शिता होगी। और आप हमारी पार्टी को आप देख रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को लेकर सवाल कर रहे हैं, इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री के इतने सारे चेहरे हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। नरेंद्र मोदी जी किस परिवार से निकले? बहुत गरीब परिवार से निकले और आज प्रधानमंत्री हैं। कल्याण सिंह जी बहुत गरीब परिवार से निकले, मुख्यमंत्री रहे। राजनाथ जी किसान परिवार से थे। देखिए, इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशियों की भरमार है। हाँ, बहुत सारे हैं, तक है। बहुत सारे हैं। आप हमारे लोग यहाँ के यहाँ तो बस एक ही choice है। वंशवाद और परिवारवाद एक पर ही choice है आपकी। हमारे यहाँ तय नहीं होता। और उसके लिए बहुत लंबा सरकार इंतजार के करना चेहरे पे पड़ेगा। चुनाव जीते, हमें फक्र ये है, तो लाए ना। हमें फक्र है, सरकार हमें ने फक्र है इस बात का। खजाना दिखा के, अब्बास साहब, हमें फक्र है कि भ्रमित हमारे करके, पास आशंकित करके, नरेंद्र मोदी जी जैसा देश एक तपस्वी प्रदेश को है ठगने जिनके का नाम पर हम नाटक चुनाव करते जीत रहे तो हैं। लाते। हमें इस सरकार बात के का दम फक्र पे, है। अपने दम पे कोई नहीं है। हमारे यहाँ परिवारवाद से तय नहीं होता। परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ इस परिवार बात से तय नहीं तो होता राजनाथ सिंह के कि बेटे मुलायम जीते, सिंह यादव जी का बेटा ही राजनाथ मुख्यमंत्री सिंह के बनेगा। बेटे बने नहीं राजनाथ बने। जी के बेटे क्या पिछले परिवार 18-20 नहीं है? साल से सक्रिय 11 राजनीति से में 15 लोगों को है। आपने लेकिन टिकट हमारे दिया, यहाँ कोई परिवार नहीं है। समाजवादी पार्टी में क्या जनाब, अखिलेश जी से काबिल लोग नहीं चीजें वो कहिए जो थे? जरूरी है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी से आपने काबिल लोग भी थे। परिवारवाद पर आजम खान को सबसे मुख्यमंत्री टिकट क्यों नहीं बना दिया? मैं इसमें जवाब आजम खान को आपने मुख्यमंत्री सबसे बना ज्यादा देते। टिकट और भी थे, बेनी प्रसाद और वर्मा जैसे लोग थे हमने जिन्होंने नहीं पार्टी दिया को ना। अपने खून पसीने हमने से वहाँ खड़ा किया। परिवारवाद नहीं माना। अखिलेश जी को क्यों मुख्यमंत्री बना दिया? हमने परिवारवाद क्योंकि बेनी आपकी प्रसाद जी पार्टी का नहीं माना। परिवारवाद करती है। पार्टी के लॉयल हमारे यहाँ जो सिपाही लोग थे, हैं वो अरविंद आम गोपी कार्यकर्ता उनको ही लड़ाया। बनने की हैसियत हमने रखता है। परिवारवाद को नहीं दिया। आप उठाकर देखिए, आपके 15 नरेंद्र लोगों मोदी को जी टिकट आम दिया कार्यकर्ता थे। चलिए, नतीजा कल्याण तो सिंह जी सामने है। आम कार्यकर्ता थे। सरकार के राजनाथ दम जी पे, आम कार्यकर्ता थे। केंद्र और ये सरकार के भारतीय दम पे, जनता पार्टी की बस ताकत अगर है ब्रजेश भाई कि ये आम केंद्र और लिखते कार्यकर्ता थे, तो मुख्यमंत्री बात और हल हो जाती। प्रधानमंत्री बनने का ब्रजेश सपना जी, देख सकता सरकार है। लिखा है, आपकी तरह नहीं, केंद्र और लिखते थे। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं। हाँ, प्लीज। फिलहाल ये 47 हैं, वो 325 हैं। 47 100 से AK-47 बनेगी। AK-47 जब बनिएगा तो बनिएगा, फिर लेकिन करेगा। AK-47 आप भी 47 थे। आप भी 47 थे। देश को AK-47 आप भी 47 थे। लखनऊ से लेकर आप इलाहाबाद भी तक में 47 थे। और नोएडा तक में 2012 में और जनता ने जनादेश दे दिया है। AK-47 और अब्बास साहब जनादेश का सम्मान करिए। मैं सम्मान हाँ, करता आप कुछ हूं। कह रहे थे, प्लीज। लेकिन शलभ भाई, All right, आप भी okay. 47 थे हो गया, 2012 में। हो बिल्कुल गया, ठीक हो बात गया, है, ओके, बिल्कुल ओके। ठीक बात इधर की इधर हुई है। है। और हमें ओके। फक्र है कि नरेंद्र मोदी जैसा हमारे पास चेहरा केंद्र है, सरकार है। एक ऐसे तपस्वी है हाँ। जिनके नाम पर हम चलते हैं। प्लीज लोगों के गो बीच अहेड, में। गो अहेड। भारतीय जनता पार्टी अक्सर और बेशतर परिवारवाद की बात करती है। तो सच्चाई ये है कि जिनके पास परिवार है नहीं, वो परिवार कहाँ से लेके आएंगे? और इनके क्या, भी जिनके पास परिवार हैं वहाँ सब में परिवारवाद है। चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, आप देखिए पंकजा मुंडे हो, चाहे वो महाजन साहब की बेटी हो। अगर परिवार है तो परिवारवाद होगा। अब आपकी बदनसीबी ये रही कि आपका परिवार कुछ लोगों में था ही नहीं। पार्टी है, आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी में कितने लोग हैं जो परिवारवाद से शामिल नहीं उठा के हैं? ओवैसी साहब आप का इतिहास ओवैसी देख साहब की लीजिए। बात कर लीजिए। मैं आपसे मुझसे कह बात रहा हूं, करें, साहबजादे की भाई, बात कर अपना लीजिए। अरे इतिहास सर, मैं देखें। आपसे और यही कह रहा हूं, जिनका हमारा- परिवार होगा आप जिनके परिवार की बात कर वो रहे हैं, परिवार की बात करेंगे, हमारे परिवार की बात करेंगे। हमारा पूरा देश हमारा परिवार है। जिनका परिवार ही पूरा नहीं, देश वो हमारा परिवार परिवार लाएंगे है। कहाँ से? हमारा परिवार वो ये नहीं है वो कि दूसरों 35 को परिवार लोगों का को विरोध बात करेंगे। दी हम भी इसी देश के 40 वासी हैं। लोगों में। हाँ, तो हम आपको मानते हम भी इसी हैं, हम तो देश के- आपको ही बधाई इस दे रहे हैं। परिवार को एक हम टिकट तो दे आपको भी देते हैं। अब्बास साहब बधाई दे रहे हैं। एक आप टिकट आइए दे हमारी देते पार्टी हैं। में, देखिए, शलभ भाई, आपका एक भी चीज स्वागत स्वीकार कर है, लीजिए। आपका स्वागत है। चलो, लेकिन भाई, आसिम वकार साहब, ओपन आसिम ऑफर है। वकार साहब का बेटा अगर राजनीति करना ओपन चाहेगा, ऑफर है, ओपन ऑफर है, चले जाओ। मैं कहता रहा हूँ आप आइए। जाना नहीं, हम तो अपने इस वर्कर जनादेश को बना देना। में, हम तो इस मोहसिन जनादेश रजा है हमारे भाई, हम बेचारे तो इस बेचारे जनादेश के डिबेट लिए में हम तो चाहेंगे उत्तर मोहसिन रजा प्रदेश को की मंत्री महान बनाया जनता जाए। को बधाई और दे रहे बहुत हैं। सारे लोग हैं, और उसमें आप भी एक हैं। वो रुमाना हाँ, सिद्दीकी आप है, कुछ वो कह रहे थे, बधाई हाँ, देती साहब। थी, आपको भी बेचारी धन्यवाद उन्होंने दे रहे हैं। बनाया। प्लीज, यस। मैं शलभ भाई से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो चीज सच्चाई है उसे स्वीकार नहीं, मैं कीजिए। कह तो रहा हूँ, पंकज सिंह 20 साल से काम कर रहे हैं भाई, 20 साल से वो काम किए, तो क्या उनका अपराध ये होना चाहिए कि उनके पिताजी राजनाथ सिंह हैं? नहीं तो बाकी लोग ये बात नहीं, सब मैं पे- कह बाकी रहा हूँ, पार्टियों में लेकिन- बाकी लेकिन- पार्टियों लेकिन में मुख्यमंत्री बाकी नहीं बनाते। पार्टियों में भी चुनाव लड़कर आ रहे हैं, थोड़े बन पब्लिक रहे के हैं। बीच जाके आ रहे सत्ता का हैं, हस्तांतरण पब्लिक थोड़ा से हो रहा है। वोट लेकर क्या आ रहे हैं, अखिलेश जी से पब्लिक ज्यादा- भेज रही है। अखिलेश जी से ये ज्यादा बात आप काबिल गलत लोग कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी शलभ में भाई, क्या? बोल रहे हैं। क्या शलभ भाई, राहुल एक गांधी मिनट। लगातार चुनाव हार
रहे one by हैं one, राहुल one गांधी by one, लगातार one by चुनाव one. हार रहे हैं, क्या Please राहुल don't गांधी derail. से ज्यादा Please, काबिल please, लोग कांग्रेस please. पार्टी में नहीं अच्छा, है? आज बेचारे आज मुख्यमंत्री शांत कहां से मैंने राजनाथ सिंह के टोटल शांत हो गया। शांत शांत देखिए मैं एक चीज चाहता हूं कि सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री इनकी पार्टी है, मैंने वोट नहीं दिया तो साहब मैं बोलूंगा भी नहीं, मेरा हक नहीं है।
ये इनकी पार्टी नहीं, है, आपका हक है, आपने किसी को वोट- बनाया हम ये मुख्यमंत्री। भाव नहीं रखते सर सुन लीजिए, आपने सर। वोट दिया हो न दिया हो, सबका साथ सबका विकास की हम बात करते अरे, हैं और इसीलिए हम देखिए उत्तर कितनी प्रदेश के आइडल हर बातें व्यक्ति की कर बात रहे कर रहे हैं। हैं। तो आपने मैं- वोट नहीं दिया, प्लीज। आपका स्वागत है, आप बोलने दीजिए। आपके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। यस प्लीज। शलभ भाई हमारे दोस्त हैं, उस जमाने से जब ये IBN सेविन में हुआ करते थे, मैं इनकी बहुत कद्र करता हूँ, बेहतरीन इंसान है। हाँ, कोई मुख्यमंत्री बने, तभी लोग कोई कहते हैं कि सचिव बीजेपी बने, के लिए आप लोग आए थे यहाँ पे। कोई नहीं तो उसका जवाब दे दूंगा। अच्छा ठीक। मैंने अभी अरे आप कोई पूछिए, नहीं, दे चुके आप हैं, डिटेल हो आप जाते पूछिए, हैं। फिर जवाब दे आप- दीजिएगा। दो बार मत दवा आप अपने दीजिए, मुद्दे दे पे चुके रहिए। हैं। मैं ये चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कोई बने, मेरा सचिव काम है सब कोई बने, बताते रहना। सचिव कोई बने, लेकिन इतना तमन्ना है कि शलभ भाई को भी लाल बत्ती मिल जाए, और वो भी फिक्स वाली नहीं, वो घूमने वाली भी घूमने वाली। ऑलराइट हेमंत जी, अब आइए बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा। जी मौजूदा चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तो हटाए जाएंगे, ये तय है, क्योंकि बीजेपी इनके खिलाफ इतनी कंप्लेन ECI में करके आई है कि इनको अगर एक दिन भी रखेंगे वो लोग अपने साथ तो उन पर ही सवाल उठेंगे कि आप कंप्लेन किस बात की करने गए थे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मुख्य सचिव कौन बनेगा, विकल्प क्या क्या हैं। मैं बताऊं या आप शुरू करेंगे? वैसे आप शुरू करें तो बेहतर है, अगर मुझे कुछ कमी लगी तो मैं इसमें जोड़ दूंगा। राइट ठीक है। वैसे वैसे मैं जो समझता हूँ, एक नाम सुन के आपको हैरत होगी। नहीं, मैं नोट करूंगा, मुझे कोई हैरत नहीं होगी। जी। बनाना तो सलभ जी की पार्टी को है। इस सरकार में बड़े अहम पद पर रहे हैं लगातार। 1983 बैच के हैं सदाकांत। मैंने नाम नोट कर रखा है, सदाकांत। नाम नोटेड है उनका। एक और जो इस सरकार के बहुत ही लाडले रहे हैं, लेकिन भारतीय ये जनता कह के आप पार्टी उनका की नंबर क्यों कम करा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों में अहम पदों पर रहे हैं, ऊर्जावान हैं इस सरकार के लिए, संजय अग्रवाल 84 बैच। संजय अग्रवाल, ओके। अब मैं आपको एक एक करके नाम पढ़ता हूँ और आप बताओ आपका अनुभव क्या बोलता है। प्रवीर कुमार जो अभी अध्यक्ष हैं राजस्व परिषद के, 1982 बैच के हैं और अखिलेश यादव की सरकार में भी वो मुख्य सचिव रह चुके हैं। नहीं, वो नहीं, इसलिए कि वो नोएडा तैनाती के दौरान कुछ कंट्रोवर्सीज में थे, उनको प्रायोरिटी बिल्कुल पर नहीं स्वच्छ छवि के अफसर हैं, इनको कोई प्रॉब्लम इनके साथ? मिली। इनके साथ नोएडा जाना कोई अपराध है क्या? नोएडा जाना अपराध नहीं, लेकिन इनकी नज़दीकी इस सरकार से कई तरह से इंगित हुई है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का सदाकांत इनको मैं बहुत स्ट्रांग कंटेंडर बहुत हैं। मजबूत सुना ये बीजेपी के दावेदार नजदीकी हूं भी मैं हैं? तो। जी, बीजेपी के नजदीकी अफसर भी हैं ये? अब बीजेपी के नज़दीकी अफसर होते तो मुझे नहीं लगता है कि प्रमुख सचिव आवास जैसे पद पे बैठाए गए होते, लेकिन योग्यता और तमाम अन्य, हाँ सही कहा, कुछ न कुछ रिश्तों के नाते इनका दावा मुझे कुछ मजबूत बनता लगता है। ब्यूरोक्रेसी। अनंत कुमार सिंह ये अतिरिक्त सचिव पेट्रोलियम जी, इस समय जी। भारत सरकार में तैनात हैं और जी। राजनाथ सिंह के बहुत करीबी हैं। राजनाथ सिंह का करीबी होना इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक बात बता दूं, खाली एक बात बता दूं आपको बहुत स्पष्ट। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के बाद यूनियन ब्यूरोक्रेसी में, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में बहुत गुजरात बड़ा कैडर काम की। किया था। गुजरात का राय अलग बात है। उन्होंने सीधे जो सेक्रेटरीज हैं उनसे सीधे टच बनाया था, उनसे सीधे सवाल जवाब करते थे। मतलब सरकारी कामकाज में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका को सुनिश्चित करना और ब्यूरोक्रेसी को स्वच्छ तरीके की ब्यूरोक्रेसी रखना। आप देखिए, चाहे जो भी कारण रहे, AK सिंह को अगर यूपी लाया जाता और उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता तो इनकी डिमेरिट क्या है कि राजनाथ के करीबी हैं? इनकी मेरिट एकमात्र रही है कि यह राजनाथ सिंह के करीबी है और इनको अपने विभाग में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार में राजनाथ सिंह की पैरवी जिस तरीके की थी उसको अगला नाम मैं लेता हूं शैलेश कृष्ण का, इस समय के सीनियर मोस्ट अवेलेबल अफसर हैं। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मुझे नहीं लगता कि उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। सीनियरिटी अलग बात है, लेकिन उनकी सेहत चूंकि बहुत दिन से खराब है, इसलिए उनको मैं दूर दूर तक इस पद के लिए नहीं पाता हूँ। ऑलराइट, अगला नाम मैं आपको बताता हूं अनूप चंद्र पांडे का, बहुत यूपी सही में नाम मुख्य है, सचिव पद के दावेदार हैं। बहुत सही नाम है। और मुझे लगता है कि जिस दिन मुख्यमंत्री पहले शपथ लेगा तो सबसे पहले सरकार का इन्हीं से काम होगा, क्योंकि किसानों की कर्ज माफ़ी पहले ही कैबिनेट में उस पर डिसीजन लिया जाना है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकारें जब रही हैं, हालांकि अलग बात है कि ये मायावती के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के सचिव भी रहे और अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। तो आपके हिसाब से दो मजबूत दावेदार हैं, सदाकांत, संजय अग्रवाल और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे को भी मैं गिनता हूं, अगर मुझे 3 पिक करने हो तो। इन तीन में से कोई एक आपके हिसाब से बीजेपी से नजदीकी के चलते मुख्य सचिव हो सकता वैसे है। एक बात और बता दूं, एक बार और बता दूं, जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री की ही सोच से मुख्य सचिव बने। ध्यान रखिएगा, नौकरशाही का बड़ा तजुर्बा मैं एक रखने नाम और ले रहा हूं। वाले एक बहुत वरिष्ठ और मैं पुराने अपनी अफसर लिस्ट से एक और नाम ले रहा हूं। सीधे अपनी लिस्ट से एक और नाम ले रहा हूं, जी। उनको तो सिचुएशन भी सूट करती है,
दीपक सिंघल? प्रश्न ही नहीं, दूर दूर तक नहीं, कोई सवाल तो नहीं। इन लोगों ने बेदखल किया उनको, नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि कुछ तो मामलों ये में सिंपैथी तो मिल सकती है, देखिए सिंपैथी से और अफसर नहीं काम के बनाएंगे। जरिए प्रूव भी किया ध्यान उन्होंने। करिए ब्रिजेश में एक पंक्ति मेरी जरूर सुनिएगा। इस सरकार जब बनेगी तो बहुत दिनों बाद पहला अवसर होगा। 89 के बाद खाली अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्रित्व काल ऐसा रहा है जब केंद्र और राज्य में भाजपा की समान सरकारें रही हैं। 14 साल बाद आ रहे हैं, 2019 का इलेक्शन है, बड़े बड़े प्रॉमिसेस हैं, बड़ी अपेक्षाएं हैं, बड़ी आशाएं हैं। और सुनिएगा, ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो कोई मुख्यमंत्री होगा, भाजपा की जो सरकार होगी, वो कोई समझौता नहीं करेगी, न छवि से न क्षमता से। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट पोस्ट है प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री। जी, कौन ऐसा अफसर है जो बहुत नजदीक है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक पर है, आपको लगता है कि वो पंचम तल जाएगा? मैं एक बात बता दूं, मुझे जिस तरीके की वर्किंग स्टाइल नरेंद्र मोदी की है, चूंकि देखिए नाम तो लोग कह रहे थे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का निश्चित रूप से दखल होगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि स्वच्छ सरकार हो, कोई दाग न लगे, 2019 उनका दुरुस्त रहे और जो करना है काम उसकी डिलीवरी होती रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे कम से कम इस बात की आज़ादी जरूर देगा कि अपनी पसंद अपने का हिसाब कोई से प्रिंसिपल चुन ले। सेक्रेटरी। वैसे अगर जो नाम चल रहे हैं इनमें कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको सीधे प्रत्यक्ष बहुत अनुभवी यूपी की ब्यूरोक्रेसी का हो, या जो उत्तर प्रदेश में मंत्री या इस पदों पर रहा हो। चूंकि लंबे समय से ये बाहर थे, तो इनका अपना वक्त भी ऐसे नहीं। मुझे एक बात की आशंका है, आशंका नहीं संभावना है, माफ कीजिएगा, कि दिल्ली में बैठा एक बहुत वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ये तय करेगा कि अगर थोड़ा कम अनुभव अगर आप वाले नृपेंद्र मिश्रा की बात कर रहे हैं तो मुझे कोई इस पे नहीं, नृपेंद्र मिश्रा के अलावा भी कुछ ब्यूरोक्रेट हैं जो बहुत लाडले हैं केंद्र सरकार के। ऑल राइट, मेरे साथ देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देवेंद्र, आपसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की अब आगे की स्ट्रेटजी क्या है? आप अकेले चलना चाहेंगे या फिर अपने नए दोस्त के साथ आप बने रहना चाहेंगे? आपके लिए आगे का रास्ता क्या है? और सारे अपने मित्रों के साथ वार्ता हुई है। परसों मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से मैं खुद मिलूंगा, मैंने समय लिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो इन्होंने, जो नई सरकार है भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लेंगे और जो इन्होंने प्रदेश की जनता से वादे किए हैं, एक एक वादा, अब इनको बहाना नहीं चलेगा कि यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार है, मैं क्या करूँ। जिस तरीके से नमाम गंगे का इन्होंने जो है, मैं पूछ रहा हूं देवेंद्र, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? फोबिया हो गया इनको। मेरा एक सवाल है आपसे, और मैं पूछ रहा हूं कि आगे अब आपकी पार्टी क्या करेगी, किस तरह का रिव्यू होगा? अध्यक्ष बदलेगा कि नहीं? यूपी में क्या आपका अध्यक्ष बदलेगा? क्या आगे का सिनेरियो? बीजेपी का देखिए फोबिया हो गया। कांग्रेस पार्टी, मैं बहुत हमारा जिम्मेदारी संकल्प के तो साथ ये कहना घूम रहे, चाह इससे अच्छी रहा बात क्या हो हूं सकती है? कि भारतीय 2019 जनता पार्टी के का लोकसभा संकल्प चुनाव कांग्रेस के नेता लिए लेके घूम रहे हैं, तो ये चाहते ही इस हैं। संकल्प पत्र होली लेके घूमो। त्योहार को मनाने के बाद हाँ। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जनता के समस्याओं के लिए एक जन आंदोलन के माध्यम होली मनाने लायक रह गई क्या पार्टी इनकी? होली मनाने के बाद में, होली मनाने के बाद सरकार तो में बनाने दो ब्रजेश जी, जन आंदोलन क्यों करोगे? ब्रजेश जी। सरकार तो बनाने दो। ब्रजेश जी, मैं इनको मैं एक 100 सवाल दिन इनसे का कर लूं, समय इन्होंने देंगे। जानते क्या कहा? अरे हेमंत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हेमंत पूछिए। ये बताइए देवेंद्र, कांग्रेस का आजादी के बाद ये चरम शोक काल है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में आप होली मनाने की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर कुछ पे शर्म नहीं आ रही है? निश्चित तौर पे ये हार कांग्रेस को एक नई ताकत देगी। ये हार उत्तर प्रदेश के विधानसभा की चुनाव उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जनों को नई ताकत देगी और उस ताकत का हिस्सा भी मैं बनने जा रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं कैसे, मतलब क्या कांग्रेस करेंगे पार्टी ऐसा? उत्तर इनको प्रदेश सरकार बनाने दो, में कुछ काम जमीनी करने दो, तब हकीकत तो में आंदोलन संघर्ष करोगे भाई। करेगी। और जो इन्होंने प्रदेश की जनता या से बिनको- बड़े बड़े बिनको ऐसे ही- अच्छे वादे अगर राज किए हैं, बब्बर को हटा के यदि ये देवेंद्र वादे प्रताप को एक बना भी दिया पूरा जाए नहीं कांग्रेस किए, अध्यक्ष, तो आप समझ प्रदेश लीजिए की भूचाल जनता आ जाएगा के कांग्रेस में। अरे और प्रदेश देवेंद्र, की देखिए जनता कितनी के ऊंची हित बात है, में प्लीज सुनिए, हम प्लीज। जमीनी हकीकत पर संघर्ष आपके करके काम की और बात है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं इनको बेनकाब करेंगे और 2019 में कांग्रेस पार्टी शानदार जीत दर्ज फोबिया हो करके भारत सरकार बनाने का काम फोबिया हो करेंगे। गया है। निश्चित तौर पे देवेंद्र, आज कांग्रेस पार्टी का मजाक देवेंद्र, जितना भी कोई बना ले, तो कांग्रेस अरे पार्टी प्लीज, एक बड़ी शांत जिम्मेदार रहिए। पार्टी है, बड़ी जिम्मेदार पार्टी है। शांत रहिए। सुनिए, हेमंत ने प्रस्ताव दिया है
कि क्यों ना राज बब्बर को हटा के देवेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए। ताकत आएगी। देखिए ये सारा निर्णय, किसी को कोई हटाने बनाने की कोई बात यहाँ नहीं हो रही है। आज बात ये है आप बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? अगर आपको बनाया गया तो आपको क्या ऐतराज है? देखिए, राज बब्बर जी हमारे बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम डुबा दिया पार्टी को। पूरे प्रदेश में उन्होंने संघर्ष किया है और इस पे जो भी समीक्षा होगी वो हमारे हाईकमान करेगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे प्रदेश की जनता से किए हैं, ओके प्लीज वेट देवेंद्र, प्लीज वेट। ये रात में सोते ये वक्त क्या है इनका? ये आंदोलन करेंगे। इनको भारतीय जनता पार्टी, इतना सदमा लग गया इनको बेचारों को कि इनको भारतीय जनता पार्टी का फोबिया हो गया है। मुझे तो डर ये कि लाइव के बाद जब जाएंगे सोएंगे तो रात में सोते वक्त भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के बारे में न कहें। कितनी हैरान करने वाली बात है कि ऐसी हालत में कांग्रेस क्या समीक्षा करेगी। ये होली मनाने की बात भी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये अभी बेनकाब करेंगे। अरे बेनकाब तो जनता ने आपको कर दिया। अपना दल की 9 सीटें आई हैं, आपकी 7 सीटें आई हैं और अपना दल 11 सीटों पर लड़ा, तो बेनकाब तो जनता ने आपको कर दिया है। लेकिन आंदोलन करेंगे। और 27 साल यूपी बहाल करके भी तो आंदोलन उन्होंने किया था। एक वॉल पेंटिंग कराई थी। जितना पैसा 27 साल यूपी बहाल का वॉल पेंटिंग कराने में खर्च किया, उससे ज्यादा पैसा उस पर सफेदी कराने में खर्च करना पड़ा। तो आंदोलन तो इनका ऐसा होता है कि जिसके खिलाफ आंदोलन किए उसी की गोद में जाकर बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में जनता ने जवाब दे दिया है। खाली कांग्रेस पार्टी ही यह जरूरत और हिम्मत कर सकती है सियासत में कि 7 सीट जीतने के बाद वो होली मनाने जाए। हालांकि इसमें कंपटीशन में देख रहा हूँ, चूंकि जो निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, ये भी सैफई शायद होली मनाने जा रहे हैं। तो अगर अखिलेश एक लड़का होली मनाएगा तो दूसरा नहीं। हेमंत जी, राहुल गांधी कहीं नजर आया आपको सुबह से? आज इतना बड़ा फैसला जनादेश आया है, नजर आए। राहुल गांधी सोशल मीडिया पे पब्लिक उनको ढूंढ रही है। राहुल गांधी कहीं दिखे आपको? आकर कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपको आना चाहिए, आपको इस जनादेश के बारे में अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन हम लोग पहले कहते थे कि लखनऊ की मेट्रो गायब है, अब ये कहते हैं कि राहुल गांधी भी गायब है। राहुल गांधी कहाँ है? आप लोग तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, एटलीस्ट जनता का मैंडेट एक्सेप्ट करना चाहिए था। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने अपना नैतिक दायित्व का निर्वाह किया है। क्या? जाके इस्तीफा दिया और सब चीजों को राज्यपाल के मिले और जनता के दिए जनादेश का सम्मान किया। उसके बाद भी बने रहने का मन था क्या? नहीं, नैतिक दायित्व होता है, उसमें उसका निर्वाह किया जो करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, हमारी शुभकामना है कि जो वादे करें वो जनता का काम करें और सारे निर्णय संभवतः कल परसों में होली रहेगी, हम बैठेंगे और ऐसा नहीं कि जब ये काम नहीं करेंगे तो काम तो हमारा ही बोले। नहीं, आप एक ये अच्छा करेंगे, अच्छा पाएंगे, और नहीं करेंगे डबल इंजन के बाद भी। इस बात का रिव्यू करेंगे कि आप कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं? 100% रिव्यू करेंगे। हम इसमें कोई निसंदेह भाई, आप सब मुद्दों पे रिव्यू होगा। पार्टी पूरे हर मामले पे आप 298 सीट पे लड़े, 298 पे आपका परफॉर्मेंस भी रिव्यू होगा। वो 105 पे लड़े, वो भी रिव्यू होगा। आपको कितना वोट परसेंट का शेयर मिला, उनको क्या मिला। तो ये आगे दोस्ती कंटिन्यू रहेगी या ब्रेक? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा दोस्ती आगे रहेगी, तो मतलब रहेगी। आज के परिप्रेक्ष्य में उनका जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कहा कि रहेगी। अब कल क्या परिस्थिति बनती है, पार्टी क्या निर्णय लेती है, पूरा सब बैठेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, वर्कर्स बैठेंगे, प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी, सब लोग। बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है। आज की बात आज, कल की बात कल। अब बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी। कल की बात आपको तो कितने लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं इनके यहाँ। ये मुझे पहली बार पता चल रहा है। वाह, नहीं, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक, कितनी लोकतांत्रिक, सब लोग बैठते होंगे साथ में, ज्वाइंट बात होती होगी। देखिए, अभी दफ्तर कब्जा भी लोकतांत्रिक तरीके से किया था। सबने मिल बैठ के तय किया कि दफ्तर कब्जा कर लेना है, पिताजी का बोर्ड उखाड़ के फेंक देना है, बेटे का बोर्ड लगा देना है। कितनी डेमोक्रेसी है, ये भी बैठकर फैसला किया था। कितना लोकतांत्रिक पार्टी आप देखिए, कैसे चाचा को मंत्री पद से बर्खास्त कर रहा है, इसका भी फैसला सब लोग बैठ के करते हैं। लोकतांत्रिक पार्लियामेंट बोर्ड गया था ऑफिस कब्जा करने। पूरा बहुत ही लोकतांत्रिक है। लेकिन एक बात देखनी होगी कि जो समीक्षा करेंगे, क्या उसके पहले नरेश अग्रवाल उस बात का खुलासा करेंगे जो उन्होंने कहा है कि साजिश का खुलासा 11 के बाद। डिबेट में अभी वक्त है एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन बनेगा, क्या अखिलेश यादव के साथ कोई साजिश हुई जिसका जिक्र नरेश अग्रवाल ने किया था, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का आगे का भविष्य क्या है, बहुत सी चीजें तय होंगी। बीजेपी की पहली टॉप 4 प्रायोरिटी क्या होंगी जिस दिन शपथ ग्रहण के फौरन बाद, क्योंकि मोदी जी ने वादे बहुत किए थे। जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण डिबेट बाकी है। और उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद के दावेदार कौन कौन लोग हैं, उनका नाम भी बताएंगे थोड़ी देर में।